गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। आई सपोज एवरीथिंग इज फाइन। तो आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। तो कल जो मैंने एंड किया था वो एंड किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे, है ना। एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कुछ डिसएडवांटेज हैं। और क्या डिसएडवांटेज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के? हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। तो कल तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तक पढ़ लिया है ना। अब आज हमको उसके आगे चीजें पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में मैंने आपको बताया था, एनर्जी बोला था इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बोला था, जबकि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। ये मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था, यदि आपको याद आ रहा हो तो, है ना बेटा। ठीक है, अब एक नई थ्योरी है जिसका नाम है प्लैंक क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो चीजें मेरे को आपको और पढ़ानी है, ठीक है बेटा। एक्चुअल क्या है कि इस समय जो भी लिटरेचर चलता है वो काफी ज्यादा, मतलब क्या बोले उसको, मतलब थोड़ा सेग्रीगेटेड चलता है। उसकी जो समझ है वो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं होती है, हमने देखा है। उसका एक रीजन बड़ा ये है कि इसमें बहुत सारा फिजिक्स घुसा हुआ है इस पोर्शन में, और हम वो फिजिक्स पढ़ाते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिजिक्स अभी आप समझने के काबिल नहीं हो पाए हैं, मतलब इसलिए। तो ये पोर्शन बहुत सेग्रीगेटेड चलता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आ गई, क्यों आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कहाँ से आ गई, ऐसा कोई रीजन नहीं आता है। फिर एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी आ गई, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्यों आई? प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने जो जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, वो प्रॉब्लम्स थी क्या, उन प्रॉब्लम्स को समझना, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एट दिस लेवल। लेकिन लिख लेना चाहिए हमको जो भी चीजें हैं वो, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी, या जिसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, that was not able to explain, it was not able to explain phenomena of number one, black body radiation, number two, photoelectric effect, number three, spectrum, and number four, specific heat। कुछ ऐसा पॉइंट था, है ना बेटा। ये सारे पॉइंट जो है वो नहीं समझा पाया था कौन, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। ठीक बेटा, तो इन सब पॉइंट्स की समझ के लिए, एक सेकंड रुकना बेटा, चेक कर लो। हाँ ठीक है, मैं सोच रहा था चार्जिंग चल भी रही है कि नहीं चल रही है। तो इन सब पॉइंट्स की समझ के लिए एक थ्योरी आई जिसका नाम था प्लैंक क्वांटम थ्योरी, या प्लैंक क्वांटम थ्योरी की मदद से ये सब चीजें समझाई गई। बट ये सब चीजें हैं क्या, ये अभी समझने का हमारा प्रयास नहीं है, और ना ही हम अभी ये समझने की कोई कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ लोग कोशिश करते भी हैं इसको समझाने की इस समय, पर अगेन वो कोई मतलब मजेदार चीज नहीं होती है ना, समझ में आता है वो, है ना। ये पॉइंट है द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने स्पेसिफिक हीट लिख दिया, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स as a variation of heat capacity of solids
as a function of temperature, as a function of temperature. आप बोलोगे कि सर आपने ये लिखा क्यों, यदि आपको समझाना नहीं है तो? वो इसलिए लिखा बेटा क्योंकि मैं आपको ये पोर्शन कंप्लीट करना चाह रहा था कि ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल थ्योरी क्या थे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं समझा पाया था, क्या था ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो भी भूल जाओ। हो सकता है मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूं उसके लिए, वो आप एक सरसरी नजर से देख लेना, लेकिन आपकी केमिस्ट्री के सिलेबस में तो नहीं है ना बेटा। वीन्स अफेक्ट आता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट आता है उसमें, स्टीफन्स लॉ आता है उसके अंदर, है ना। उसके बाद रेलिक जीन लॉ आता है उसके अंदर, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये 3-4 चीजें हैं फिजिक्स के अंदर जो मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो। बट मैं समझता हूँ इस बात को कि ये चीज समझना अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सच रटाने को कुछ भी सेंटेंस लिख दो वो एक अलग बात है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसको तेजी से बस देख लेना। केमिस्ट्री में वो पार्ट नहीं है, यदि आप मॉड्यूल देखोगे बेटा तो मॉड्यूल में इन चीजों का कोई मेंशन आपको नहीं मिलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्चुअली केमिस्ट्री के मॉड्यूल में नहीं है, फिजिक्स के में है, 12th क्लास में है। ये थोड़ा सा पढ़ा दूंगा क्योंकि मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दे दिया, बुक्स पे इस पे क्वेश्चन दे देते हैं, इसलिए इसको पढ़ा दूंगा। बुक्स में इस पे स्पेक्ट्रम डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये भी आपके फिलहाल तो काम का नहीं है जब तक आप थर्मोडायनेमिक्स में नहीं आ जाते। ठीक, तो 4 चीजें अपन याद कर लेंगे, इन 4 चीजों को नहीं समझा पाया था। एक बात और मैं आपको बता दूं, क्लासिकल थ्योरी के पहले एक थ्योरी चलती थी जिसको न्यूटन ने दिया था, जो कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जिसका ये कहना था कि लाइट जो है वो पार्टिकल से बनी होती है, और वो पार्टिकल्स को उसने कॉर्पसल्स बोला था। ठीक है ना। तो खैर उसकी जरूरत नहीं है आपको, फिजिक्स में आप पढ़ो वो ज्यादा सही है। Are X-rays affected by? No, X-rays are not affected by electric and magnetic field. Okay, I have already written that. तो ये 4 चीजें आप याद कर लोगे, जल्दी से हाँ ना बोल दोगे कि क्लासिकल थ्योरी ये 4 चीजें नहीं समझा पाई थी। मैं भी आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप अभी समझने के लायक ही नहीं हुए। ठीक है ना। चलो, इस लेवल पे आपको कोई भी ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है तो विश्वास करो समझा नहीं रहा है, सिर्फ कुछ सेंटेंसेस आपको रटा रहा है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा आगे चल के आपको आपका इस पे एक वीडियो बना दूं। बस ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और बोर का मॉडल जैसे ही चालू होगा वैसे ही एक तरीके से मतलब कॉज एंड अफेक्ट दिखाई देने लग जाता है काफी कुछ के, ये थ्योरी क्यों आई, ये थ्योरी क्यों आई, इस टाइप से। खैर जो हमारे काम का है वो हम सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे। दैट वाज न्यू वाज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा, यदि सबको याद आ रहा हो तो। और वहां पे सवालों में एक ही खेल था, और खेल किसका था? यूनिट का खेल था। यदि एंगस्ट्रॉम दिया है तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर दिया है तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमारा सही जगह ध्यान रहे कि हमें आ क्या रहा है एग्जाम में, है ना। तो चलो, तो अब ये चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कौन कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये चीजें? क्लासिकल थ्योरी ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है ना। अब 2 चीजें हैं, एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक है दैट इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो पहले प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ा देता हूँ। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और इसी थ्योरी ने एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, जो प्रॉब्लम थी क्लासिकल फिजिक्स की, वो इसने सॉल्व करी थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने। इस थ्योरी ने क्या कहा था, यहां से आप समझने की कोशिश करना। देखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, energy is emitted or absorbed energy is emitted or absorbed by a body continuously. कंटिन्यूअसली कोई भी एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है, इमिट होती है किसी बॉडी के द्वारा, वो कंटिन्यूअसली होती है। ठीक है ना। एंड ऑल्सो
एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। किसी बच्चे ने उस दिन पूछा था इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या पूछा था, मैंने आपको ग्रुप पे भी डाल दी थी डेफिनेशन और बता भी दी थी, है ना। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। बट प्लैंक क्वांटम थ्योरी, PQ2 मतलब प्लैंक क्वांटम थ्योरी, explained that energy is not continuously emitted और एब्जॉर्ब। अब ये इसका मतलब क्या है वो आप अब समझोगे, है ना। ऐसा स्टेटमेंट उसने किस आधार पे दिया, तो कोई आधार नहीं है सच। उसने एक अजम्पशन लिया जिसने उस समय की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। यदि ये अजम्पशन मान लिया जाए तो उस समय की जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रॉब्लम चल रही थी वो इससे सॉल्व हो रही थी। ऐसा है, कोई प्रूव नहीं है, सच अजम्पशन है ना। तो उसने बोला कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअसली इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, रादर इट इज एब्जॉर्ब्ड or emitted in form of packets, and each packet of energy is called as quantum, quantum। मेरी बात को समझना, जैसे कि आप जो है किसी स्लाइड से नीचे खिसक रहे हो, मान लो एक स्लाइड है, ठीक है बेटा, और इस पे आप बैठे हुए और आप इस स्लाइड से नीचे की ओर जा रहे हो, तो एनर्जी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना। और दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि आप लैडर से नीचे जा रहे हो, तो जब आप लैडर से नीचे जाओगे तो आपकी एनर्जी इस स्टेट में है और उसके बाद सीधा इस पे आ जाएगी, फिर सीधा इस पे आ जाएगी, फिर सीधा इस पे आ जाएगी, फिर सीधा इस पे आ जाएगी, और फिर यूं आप चले जाओगे। तो इसमें एनर्जी का जो चेंज है वो डिसकंटिन्यूअस है और इसमें जो एनर्जी का चेंज है वो कंटिन्यूअस है। क्या आप लोगों को मेरा एग्जाम्पल समझ में आया? क्या आपको मेरा एग्जाम्पल समझ में आया बेटा? इसमें एनर्जी का चेंज जो है वो कंटिन्यूअस है। ये क्लासिकल फिजिक्स ने बोला। और इसमें जो एनर्जी का चेंज है इज डिसकंटिन्यूअस। दिस वाज सेड बाय प्लैंक। और एक नई फिजिक्स की शुरुआत हो रही है जिसे हम क्वांटम फिजिक्स बाद में बोलेंगे। तो खैर, एनर्जी चेंज इज डिसकंटिन्यूअस सेड बाय प्लैंक। आई होप सो मैं इतना आपको समझा पाया। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो कंटिन्यूअस शब्द लिखते हैं और डिसकंटिन्यूअस शब्द लिखते हैं वो क्या होता है। बेटा हर थ्योरी जब दी जाती है ना बच्चे, तो वो शुरुआती रूप में एग्जाम्पशन के रूप में ही होता है विद सम प्रूफ्स। फिर क्या होता है, कोई नई चीज आ जाती है, और जब कोई नई चीज आ जाती है तो पुरानी थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है तो फेल हो जाती है। तो एक नई थ्योरी दी जाती है, हो सकता है नई थ्योरी प्रूफ के साथ दे दी जाए या उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए कोई मैथमेटिकल ट्रिक लगा करके एक अजम्पशन दे दिया जाए, तो दैट कैन बी देयर, है ना। चलो, तो खैर हमारा पर्पस जो था उस पर आप वापस आ जाओ, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे मत जाओ। एनर्जी चेंज इज कंटिन्यूअस इन क्लासिकल थ्योरी। इन प्लैंक क्वांटम थ्योरी तो एनर्जी चेंज इज डिसकंटिन्यूअस। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लो लेट मी ड्रॉ ऑब्जेक्ट, ये बल्ब मैंने बना लिया मान लो, है ना, दिस इज ए बल्ब। मान लो ये बल्ब एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, ये रेडिएट कर रहा है मतलब बाहर कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट नहीं करेगा। ये ऐसे कर सकता है
कि इसने ये एक फोटोन इमिट किया एनर्जी का जो कि 2 जूल का है, तो नेक्स्ट फोटोन जो होगा है ना, वो भी मान लो 2 जूल का ही है या 4 जूल का है या 6 जूल का है, मतलब बीच की एनर्जी इज मिसिंग। समझ रहे हो बात को? कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा, या तो 2 जूल की होगी, या तो 4 जूल की होगी, या तो 6 जूल की होगी। अपन ने यदि ये मान लिया कि स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी 2 जूल का है, तो एनर्जी जो ये बल्ब इमिट करेगा या तो 2 जूल करेगा या 4 जूल करेगा या 6 जूल करेगा या 8 जूल या 10 जूल। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें किसी ने मोतीचूर के लड्डू खाने के लिए दिए, तो हम सामने वाले को ये कहते हैं, दिव्यांश बेटा कभी भी समझ में नहीं आएगा यदि ध्यान से नहीं सुनोगे तो, है ना, ध्यान दो प्लीज। बहुत सिंपल लिखा हुआ है सामने, लिखा हुआ है ये एक बल्ब है और ये एनर्जी को इमिट कर रहा है। तो यदि ये थ्योरी क्या कह रही है, थ्योरी ये कह रही है कि यदि स्मॉलेस्ट पैकेट जो ये इमिट कर रहा है वो 2 जूल का है, तो ये जो एनर्जी इमिट करेगा 2 जूल करेगा, या वो इमिट करेगा 4 जूल, या इमिट करेगा 6 जूल, या इमिट करेगा 10 जूल, या इमिट करेगा 12 जूल। ठीक है, क्लियर है बात? दैट इज व्हाट प्लैंक क्वांटम थ्योरी सेज। और क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है? एंड डोंट आस्क मी दिस स्टूपिड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीक्यूटी? आर यू स्लीपिंग नाउ? या क्या कर सकता है? क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, ये जब इमिट करेगा कंटिन्यूअसली इमिट करेगा, मतलब जैसे इसमें इमिट हो रही है तो 2 हो रही है या 4 हो रही है या 6 हो रही है, बीच की एनर्जी इज मिसिंग। ये बल्ब यदि इमिट एनर्जी कर रहा है, एक फोटोन इमिट किया मान लो, या एक क्वांटम इमिट किया तो 2 जूल का था, 2 किए तो 4 के थे, 3 किए तो 6 के थे, 4 किए तो 8 के थे। और क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि बीच की कोई एनर्जी मिसिंग नहीं होगी, मतलब 1 से लेके 2 तक भी एनर्जी सारी प्रकार की जो शक्ति होंगी, 1.999 भी होगी, 1.98 भी होगी, 1.97 भी होगी, ऐसा। जबकि ये बोलता है नहीं, पैकेट के रूप में होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो एंड स्टॉप आस्किंग मी क्वेश्चंस, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जैसे मान लो आपके स्कूल में 15 अगस्त पे लड्डू मिल रहे हैं, मोतीचूर के लड्डू, ठीक है, और उस मोतीचूर के लड्डू में से आपको बांटने वाले भैया जो लड्डू बांट रहे हैं वहां पे, उन्होंने एक मोती निकाल के आपको दे दिया, तो आप मना कर दो भैया ये क्या है, मतलब आधा मोती, मतलब एक मोती दे दिया, मैं ये थोड़ी ना लूंगा, या देना है तो पूरा लड्डू दो वरना मत दो, ऐसा हम कह सकते हैं ना। या वो आधा लड्डू देने लग जाएगा हमको, एक के बाद आधा लड्डू देने लग जाएगा, तो हम उसको मना कर देंगे, हम बोलेंगे नहीं भैया, या तो एक दो या तो 2 लड्डू दो, 1.5 लड्डू का कोई सवाल नहीं। ठीक है ना? क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, एक एक मोती दे दिया जाएगा, मतलब एकदम चुइया सा, एकदम छोटू सा ऐसा दिया जाएगा आपको, ठीक है ना, और आप कंटिन्यूअसली खा सकते हो उसको। लेकिन प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी ये कहती है या तो एक लड्डू खाएगा, या तो 2 लड्डू खाएगा, या तो 3 लड्डू खाएगा, या तो 4 लड्डू खाएगा, आधा पौना लड्डू नहीं खाएगा। जल्दी से मुझे कंफर्म करो कि ये 2 एग्जाम्पल्स, बल्ब वाला और लड्डू वाले एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आ गई कि कंटिन्यूअस क्या है और डिसकंटिन्यूअस क्या है। अंडरस्टूड? तो उन्होंने ये कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी को इवॉल्व करता है या एब्जॉर्ब करता है तो कंटिन्यूअसली नहीं करता है, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स करता है। और हर पैकेट जो एनर्जी का होता है उसको क्वांटम कहते हैं। हर पैकेट जो एनर्जी का है उसको क्वांटम कहते हैं। अब आप इसको उतार लो, फिर मैं बताता हूँ। लाइट के केस में इसको फोटोन कहते हैं, और हीट के केस में इसको फोरॉन कहते हैं। वो भी बात मैं आपको लिखा देता हूँ। जैसे ये तो एक नॉर्मल जनरल शब्द हो गया क्वांटम। कोई भी एनर्जी का जो पैकेट है उसको क्वांटम कहते हैं। और यदि वो लाइट एनर्जी का पैकेट है तो उसको फोटोन कहते हैं, और वो हीट एनर्जी का पैकेट है तो उसको फोरॉन कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो आप जरा इसको नोट कर लो फटाफट, फिर मैं आपको अगले चरण पे ले चलता हूँ। क्या है बेटा, मेरा पूरा ध्यान इस तरफ है कि आलतू फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट ना हो, वो चीजों पे टाइम लगे जो चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आखिरकार आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है, किताबें सॉल्व करनी है, तो हमें उन्हीं चीजों पे ज्यादा समय लगाना है जो चीजें जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपको क्या करना था, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम जो थ्योरी पढ़ाई थी, आपको वो चीज याद कर लेना है। उसके अलावा यदि इधर उधर की बातें नहीं भी आती हैं, छोड़ दो ना यार, क्या जरूरत क्या है, पीएचडी थोड़ी ना करनी है हमको।
विद्यांश समझ में आ गया बेटा आपको ये चीज? कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस वाला प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा, उसकी लाइन क्लासिकल थ्योरी से कैसे वो अलग थी लाइन? ओके बेटा चलो। अब सुनो बेटा, पैकेट ऑफ एनर्जी के लिए जो जर्नल शब्द है, ईच पैकेट ऑफ एनर्जी के लिए, ईच पैकेट ऑफ एनर्जी के लिए जो जर्नल शब्द है वो है क्वांटम। शब्द है फोटोन, ठीक है। जैसे लड्डू एक चीज हो गई, मोतीचूर का लड्डू एक चीज हो गई, है ना बेटा। तो जनरल शब्द है क्वांटम, लेकिन जब लाइट एनर्जी का पैकेट होता है तो फोटोन बोलते हैं। एंड ईच पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ हीट is called as photon, is called as photon, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, अब जिन्होंने पूछा था पहले पीक्यू क्या है समझ लो, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पहले भी बोला था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। बार बार क्यों लिखे हैं इसको इतना बड़ा बड़ा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, लाइट होती तो इसी को क्या बोल देते, फोटोन, इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज Planck's constant and its value is 6.626 into 10 की पावर -34 जूल। अब देखो बेटा, एनर्जी बराबर एच न्यू है बच्चे, और एच की आप यूनिट निकालोगे तो न्यू क्या होता है, 1/टाइम होता है। तो एनर्जी जूल में हो जाएगी और टाइम की यूनिट सेकंड हो जाएगी, तो सेकंड को इधर ले जाओ तो जूल सेकंड विल बी द यूनिट ऑफ एच, जूल सेकंड। क्या बात समझ में आई बेटा? देखो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे, जूल। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड। तो एच की यूनिट क्या हो जाएगी, सॉरी सेकंड इनवर्स होती है, या 1/सेकंड होती है, 1/सेकंड होती है। तो सेकंड को उधर ले जाओ, तो क्या एच की यूनिट जूल सेकंड हो जाएगी बेटा? आना करना पड़ेगा, आना करना पड़ेगा। न्यू की यूनिट 1/सेकंड है, एच की यूनिट क्या आ जाएगी, सेकंड उधर चला जाएगा। ई की यूनिट क्या है, जूल है, तो जूल सेकंड हो जाएगी बेटा, है ना। किलो जूल सेकंड भी हो सकती है, किलो कैलोरी सेकंड भी हो सकती है, अर्ग सेकंड भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस यूनिट में ले रहे हो, है ना बेटा। एच जूल सेकंड और कैलोरी सेकंड और अर्ग सेकंड। लेकिन यदि हम एसआई यूनिट में बोले तो ये यूनिट होती है, आपने शायद फिजिक्स में पढ़ लिया होगा एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट में बोले तो ये यूनिट है, और सीजीएस में बोले तो ये है, ठीक है बेटा, ऐसा है। अब यही चीज 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड है ना। ये जूल सेकंड में ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है बेटा ये जूल सेकंड में। और यदि अर्ग में वैल्यू बोलूं तो इसमें वैल्यू होगी 6.626 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड। अब ये याद करने वाली बात है, इसलिए मैं बोलता हूं हमारा ध्यान उस तरफ हो जो एग्जाम में आता है। और अब एग्जाम में जो आता है वो ये दो यूनिट आपको याद होनी चाहिए, यदि ये याद नहीं तो गड़बड़ है, समझ लो। पहला तो स्टेटमेंट, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल्स टू एच न्यू,
The energy is released or absorbed in the form of packets, and each packet is called as quantum. Energy of each quantum is given by h nu, where h is Planck's constant and its value is this much or this much in SI unit, in CGS unit. समझा? यदि ये चीजें याद है तो हम एग्जाम के लिए तैयार हैं. बाकी सारी जो भी आपकी कैथोलिक क्यूरियोसिटीज होती हैं और होनी भी चाहिए, मैं कहता हूँ साइंस में, लेकिन वो आपको काम नहीं आएंगी इस एग्जाम में, है ना बेटा? इस एग्जाम में जो काम आना है वो ये सामने लिखा हुआ है. तो खैर, आई होप सो आप मुझसे वादा करेंगे कि आप ये बात याद कर लेंगे, ये क्या है और वो वाली वैल्यू क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आने वाली है आगे चल के, है ना? ठीक है बेटा. अच्छा, तो टोटल एनर्जी इवॉल्व किसके हो जाएगी? तो मैं बोलूंगा टोटल एनर्जी इवॉल्व यदि कोई मेरे से पूछे किसके बराबर है, तो मैं बोलूंगा कितने पैकेट रिलीज हुए. ये तो एक पैकेट की एनर्जी है बेटा. ये तो कोई बल्ब था आपके पास में और ये बल्ब एनर्जी को रिलीज कर रहा था इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स. जैसे आपके लड्डू बांटने वाले भैया हैं, तो वो आपको लड्डू बांट रहे हैं. या तो एक लड्डू दे सकते हैं, या 2 लड्डू दे सकते हैं, 3 लड्डू या 4 लड्डू. प्रिंसिपल मैम उनसे पूछेगी कितने बच्चों को तुमने लड्डू दे दिया? बोले 50 बच्चों को दे दिया. मतलब एक एक लड्डू हर बच्चे को दिया तो 50 लड्डू दे दिए, है ना बेटा? लेकिन वो ये नहीं कह सकते मैडम 45.5 लड्डू मैंने बांट दिए और मेरे पास 5.5 लड्डू बचा हुआ है. मैडम कहेगी आधा लड्डू तो कोई लेता ही नहीं है, तो आप ये क्यों कह रहे हो? आपने आधा लड्डू का 45.5 लड्डू नहीं हो सकते, या तो 45 होंगे या तो 46 होंगे. करेक्ट है बेटा? तो एक पैकेट निकल रहा है, तो एक पैकेट जो एनर्जी का निकलेगा उसको बोलते हैं क्वांटम. तो टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी आप सोचो. टोटल एनर्जी इवॉल्व विल बी इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन इज इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ क्वांटम लिख देते हैं ना, और लाइट के केस में उसी को फोटोन बोल देंगे. नंबर ऑफ क्वांटम और फोटोन, है ना बेटा? ये शब्द एक दूसरे के साथ में काफी ज्यादा घुल मिल के आ सकते हैं. आपको समझना, लाइट के केस में क्वांटम को फोटोन कहते हैं ना. फोरॉन शब्द आपको ना बुक में मिलेगा और ना आपको आएगा. ठीक है, चलो. तो टोटल एनर्जी इवॉल्व इज इक्वल्स टू एन एच न्यू हो जाएगा. करेक्ट है बेटा? फॉर्मूले हमारे पास तैयार हो चुके हैं. अब न्यू क्या है वो आप जानते हो. हेयर न्यू इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी. और आपको पता है फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा. देयरफॉर टोटल एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा एन एच न्यू की जगह सी बाई लैम्डा, वेयर सी इज velocity of light and lambda is wavelength. C is velocity of light and lambda is wavelength. If you can note this much, तो मैं इसी में और मैथमेटिक्स करके आपको बताता हूँ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा, है ना? सर ई का यूनिट जूल सेकंड होगा ना? ई का यूनिट मतलब एनर्जी का यूनिट किसका पूछ रहे हो? एनर्जी का यूनिट तो बेटा जूल होगा. एच का जो यूनिट है वो होगा जूल सेकंड बेटा. एनर्जी का यूनिट तो बेटा जूल होता है ना. जूल, कैलोरी, अर्ग, ये सब एनर्जी की यूनिट होते हैं बच्चे. ठीक है, आगे बढ़ जाएं क्या? आप इसको नोट कर लेंगे? डन. एक बार अच्छे से नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं. बस जो ध्यान से सुनता जाएगा उसका कल्याण होता जाएगा. और आप लोगों ने पिछले 2 दिन में एक भी बच्चे ने मुझे ये याद नहीं दिलाया कि सर आप टेस्ट लेने वाले थे. मैंने बोला था ना एक टेस्ट ले लूंगा. तो अब आज टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका. जो आपका टेस्ट आने वाला है, शायद नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा, मिटा रहा हूँ मैं इसको, तो उसका सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा. एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था, मैं थोड़ी देर में वो बता दूंगा. यूनिटरी मेथड पे था, कार्बन का वेट यदि 150 एमयू है तो ऑक्सीजन का वेट क्या होगा? बहुत ही सरल सा सवाल था. थोड़ा सा देर धीरज रखे यदि उस सवाल को आप करते तो उस सवाल में केमिस्ट्री तो है ही नहीं बेटा, वो तो 9th-10th का मैथ्स है. यूनिटरी मेथड से हो जाएगा.
एक सवाल और एक बच्ची ने पूछा था मेरे से, मैंने कहा था मैं आपको अभी क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, पर मैं सही मामले में भूल गया कि वो सवाल क्या था। एक सवाल तो मुझे याद है जो ये पूछा गया है, अच्छा शायद वेवलेंथ ऑफ व्हाट इन दी फॉर्मूला। वेवलेंथ ऑफ बेटा जो भी एनर्जी बाहर निकल रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, उसकी वेवलेंथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि जो एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है ये एक तरीके से हीट के रूप में इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है या लाइट के रूप में इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है, ये सब चीजें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो उस वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव होती है ना, वेव लाइक नेचर होता है, तो उस वेव की जो वेवलेंथ है वो वहां पे लैम्डा है। ठीक है बेटा, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, और ये एनर्जी को जब इवॉल्व करेगा तो दिस एनर्जी इज इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स, है ना। दिस इज अ बॉडी and it evolves energy in form of EM waves। और ये जो एनर्जी इमिट है, ये एनर्जी इमिट जो हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स हो रही है। एनर्जी इज इमिटेड, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं, इन फॉर्म ऑफ पैकेट, and energy of each packet is equals to h nu, which can be hc by lambda also, which can be written as hc by lambda। सर एच का यूनिट जूल पर सेकंड कैसे आया? बेटा बहुत ही ज्यादा मतलब ये गलत बात है आप लोगों की। जो बात मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ वही बात सो जाते हो आप लोग, थोड़ी देर बाद वापस पूछते हो। दिस इज रियली मतलब वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग व्हेन यू आस्क द सेम क्वेश्चन व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड ट्वाइस प्रीवियसली। दैट मींस यू आर स्लीपिंग एंड यू आर आस्किंग द क्वेश्चन कि अब तो मैं उठ गया हूँ, अब बताओ सर क्या होता है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज दिस वे यू विल वेस्ट द टाइम ऑफ द क्लास and nothing else you will do. Okay, एक बार बता देता हूँ, पर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम जब मैंने एक बार बता दिया आपको तो प्लीज उसी वक्त पूछो, समझ में नहीं आया तो। मैंने 2 बार बताया था, प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द क्लास जस्ट बिकॉज यू आर स्लीपिंग। सो एच का यूनिट कैसे आया जूल पर सेकंड, एक बार और बता देता हूँ भाई। यू हैव E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और तुमको पता है कि E का यूनिट जो होता है ये एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और H की यूनिट आपको निकालनी है, और न्यू फ्रीक्वेंसी है, इसकी यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1/सेकंड, तो इसकी यूनिट हो गई 1/सेकंड। इसको इस तरफ ले जाओ तो H की यूनिट आ जाएगी, खत्म। अब चलो, अब मैं दोबारा नहीं बात कर रहा हूँ, मैं देखना भी नहीं चाहता किस बच्चे ने सवाल पूछा था। खैर, so it evolves energy in the form of packets and each packet energy is given by h nu, and nu is equals to c by lambda. Somebody can ask how you have written c by lambda in presence of nu, in place of nu. So that is your problem because you have not studied. मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। टोटल एनर्जी बराबर कितना होगा? टोटल एनर्जी बराबर कितना होगा? that will be equal to nhc by lambda or nh nu, where nu is frequency and c by lambda is equals to frequency. n is number of, ठीक है, और क्वांटम्स। खैर, अब समझना आप बात को। तो क्या मैं लिख सकता हूं E is equals to n h की जगह h तो कांस्टेंट है, 6.626 into 10 की पावर -34 जूल पर सेकंड, और C कितना होता है? 3 into 10 की पावर 8 होता है, अपॉन लेमडा आ जाएगा। आई होप सो सब लोग समझ रहे होगे इस बात को। H की वैल्यू कांस्टेंट है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, C की वैल्यू कांस्टेंट है आपको पता है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 2.98 into 10 की पावर -25, और n इधर रख देता हूं बाई लेमडा। 1.98 शायद, 1.98 into 10 की पावर -25, टीचिंग 18 और टीचिंग 18 सही है, 1.98 ही आएगा अप्रोक्सीमेटली। क्या मैं इसको अपनी सुविधा के लिए 2 into 10 की पावर -25
n बाई लेमडा लिख सकता हूँ, क्योंकि लगभग डाटा जो है 1.98 को लगभग 2 कर सकते हैं अपन, है ना। एग्जैक्ट करना है तो ये करो, ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ही और थोड़ा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब एक बात समझना आप, और ये एनर्जी कौन सी यूनिट में आएगी, जल्दी से कौन बताएगा, ये एनर्जी कौन सी यूनिट में आएगी? क्योंकि ये एच की वैल्यू काय में रखी है, जूल पर सेकंड में रखी है, और ये मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर है, तो जूल में आएगी बेटा। आप खुद ही सोचो, ये तो नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। बोलो हाउ, क्योंकि ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। और इसकी क्या होगी, जूल सेकंड, सॉरी पर सेकंड नहीं, सॉरी जूल सेकंड होगी, मल्टीप्लाई कर दिया। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चे, लैम्डा डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट मीटर होगी। क्या आपको लग रहा है मीटर ने मीटर को मारा, सेकंड ने सेकंड को मारा, जूल बच गया? नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, और वैसे भी एनर्जी की यूनिट काय में आती है, जूल में आती है। तो ये काय में आया, जूल में आया। आप बात को समझो, आपकी प्रॉब्लम और समस्याएं क्या है। आपकी प्रॉब्लम्स ये है कि यूनिट के कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए, और आपके दिमाग में सवाल कुछ और चलते हैं, एग्जाम में कुछ और आते हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना है। क्या ये बात चमकी सबको, कि एनर्जी यहाँ काय में आएगी, जूल में आएगी, क्योंकि इधर जो वैल्यू अपन ने ली है, जूल सेकंड वाली ली है ना, 10⁻⁻34, इसलिए एनर्जी जूल में आएगी। यदि यहाँ पे -27 लेते तो वहां एनर्जी अर्ग में आती, यदि -27 वाला लेते तो अर्ग में आते, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा यूनिट यही जनरली फॉलो होती है। सो दैट इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻25 × n, और यूनिट होगी इन टर्म्स ऑफ जूल, यूनिट होगी इन टर्म्स ऑफ जूल बाई लेमडा। तो क्या हमारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद हो गया है, जल्दी से बताओ। E इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। मैं एक बार और लिख देता हूँ, E इज इक्वल्स टू NHC NH न्यू, E इज इक्वल्स टू NH न्यू। ये आपको मेहनत करके ये फॉर्मूले याद करने हैं। NH न्यू which is equals to NHC by lambda, which is equal to n into 2 into 10 की पावर -25 by lambda, and unit is joule. डन डन। अब एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। यदि, चलो इंग्लिश में ही लिख देता हूं, if energy is given in joule and you want to convert energy in इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एक यूनिट है एनर्जी की, है ना, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, then divide by 1.6 into 10 की पावर -19। अब इसको आप उतार लो, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल दी हुई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आ जाएगी। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा, इसको इस सेंटेंस के आधार पे n इंटू एक्चुअली 1.98 या 2 इंटू 1.98 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, 2 इंटू 10 की पावर -25 डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जूल में और मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो डिवाइड किससे कर दूं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दो। तो आज आपने अभी क्या सीखा है, एनर्जी किसके बराबर होती है, NHC बाई लैम्डा के, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, मेरी बात सुन लो साहस बेटा, मेरी बात सुन ले बेटा थोड़ी देर के लिए। एनर्जी, बेटा प्लीज मेरी बात सुनो, आप लोग क्वेश्चन पूछना बंद कर दो, मैं बता रहा हूँ, मैं रो दूंगा नहीं तो, क्योंकि आप जो भी पूछोगे वो कुछ एग्जाम में नहीं आना है, जो मैं बताऊंगा वो एग्जाम में आना है, तो क्यों अपना समय वेस्ट करना चाहते हो, एक बार बताओ मेरे को।
मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, पहले याद कर लो, उसके बाद आलतू फालतू बातें करो, है ना। पहले याद तो कर लो यार जो एग्जाम में आना है, उसके बाद करेंगे फालतू की बातें। पहले वो पढ़ लें जो एग्जाम में आना है ना। प्लीज लिसन केयरफुली, क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने ये बोला कि एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट नहीं होती है, डिसकंटिन्यूअसली इमिट होती है। किसके रूप में इमिट होती है? पैकेट्स के रूप में इमिट होती है। हर पैकेट को क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। पैकेट को लाइट के केस में क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। हीट के केस में फोरॉन बोलते हैं। हर पैकेट की एनर्जी किसके बराबर होती है? एन एच न्यू, एच न्यू के बराबर होती है। हर पैकेट की एनर्जी, क्योंकि एक पैकेट की एनर्जी लेंगे तो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो एन एच न्यू की जगह कितना हो जाएगा? सिर्फ एच न्यू रह जाएगा। तो एक पैकेट की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू होती है, जहां पे एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड होती है। यदि वैल्यू अर्ग में लेनी है तो 10 की पावर माइनस 27 हो जाएगी। 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 27 अर्ग सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो एक पैकेट की एनर्जी एच न्यू है, जहां पे एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको अब पता है। यदि n नंबर ऑफ फोटोन इवॉल्व हुए हैं तो टोटल एनर्जी बराबर होगी एन एच न्यू, और न्यू बराबर होता है c बाई लेमडा, तो टोटल एनर्जी एन एच सी बाई लेमडा के बराबर भी हो सकती है। क्योंकि h और c यहाँ पे कांस्टेंट है, उसकी वैल्यूज हमको पता है, उन वैल्यूज को रख दिया जाए तो इट बिकम्स 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 इंटू एन बाई लेमडा, दैट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। करेक्ट है, ये जूल में आई एनर्जी आपकी। पर यदि आप ये चाहते हो कि एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें, तो जो भी जूल में एनर्जी आई है उसको एक यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दो, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसका जब मैथ्स करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। पर पहले आपको ये बातें जो मैंने अब ये भी बोली है, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होनी चाहिए। आपकी समस्या प्लैंक क्वांटम थ्योरी की दूर हो जाएगी। ठीक है ना, चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, तब तक मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ कितनी आने वाली है। ठीक है बेटा, अब चलो इसको मिटाते हैं। ये सब पोर्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो फिजिक्स की समझ के क्वेश्चंस नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन मैथ्स वाले क्वेश्चन, फॉर्मूला याद हो, वैल्यू पुट करो और बस घटिया सा मैथ्स लगा करके और आप जो है आंसर निकाल लो। अब एग्जामिनर का इसी पोर्शन पे ध्यान है, एग्जामिनर का इसकी थ्योरी की समझ के बारे में कुछ पूछने का इंटरेस्ट नहीं है। शायद इसलिए भी नहीं है कि वो एडवांस फॉर्म ऑफ फिजिक्स हो जाता है तो उन्हें लगता है कि 12th 11th का बच्चा इतना एडवांस फॉर्म नहीं पढ़ सकता है, तो इसलिए वो लोगों ने यहाँ पे कोई समझ के बारे में बात नहीं की है कि प्लैंक इस फॉर्मूले पे कैसे पहुंचा, क्या प्रॉब्लम थी, प्लैंक ने कैसे उसको सॉल्व किया। इन सब चीजों के बारे में कोई सवाल नहीं है बेटा, हम भी अपना समय उसमें वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जामिनर जैसा पूछता है उसको अपन वैसा ही पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़े तो क्या होगा कि हाँ, अब तक जो आपने पढ़ा एनर्जी ऑफ ईच, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। आपने पढ़ा दिस इज इक्वल्स टू एन एच सी बाई लेमडा। आपने पढ़ा दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 और 1.98 इंटू एन बाई लेमडा
इन टर्म्स ऑफ जूल मैं बहुत क्लियरली लिख दूं, ये जूल में है फॉर्मूला, बराबर, और दिस विल बी इक्वल टू 1.98 into 10 की पावर -25 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 की पावर -19 n by lambda. दिस इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. करेक्ट है बेटा? जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो वो जो टोटल एनर्जी वो बराबर आ जाएगी 1.242 into 10 की पावर -6. इसको इससे डिवाइड कर दो तो वो वैल्यू आ जाए, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, n बाई लैम्डा. करेक्ट है बेटा? और ये टोटल एनर्जी के बराबर है. आई होप सो मैं अपनी बातें आपको समझा पा रहा हूँ, आपको समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें. बोलो बेटा, आ रही है ना बेटा बात समझ में? यहाँ तक जल्दी आना बोलना पड़ेगा. बोल दिया, ठीक. अब एक बात और मैं आपको बताता हूँ. यदि आप यहाँ पर जो लैम्डा है इसको, अभी ये मीटर में इन टर्म्स ऑफ मीटर लिखा हुआ है लैम्डा, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ मीटर लिखा हुआ है ना. बट इफ यू टेक लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, तो मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना चाहिए, 10 की पावर -10 से डिवाइड कर देना पड़ेगा. सो 1.242 into 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -10 n बाई लैम्डा. और यहाँ पे लैम्डा है इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना. हमने मीटर को इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम लिख दिया तो यहाँ पे 10 की पावर -10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 10 की पावर 4 हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 12420 n बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना. एक बात समझना आप मेरी बात को, यहाँ तक के मैथ्स में तो आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी जो यहाँ तक आपने मैथ्स पढ़ा. ये क्या हो गया, ये भी सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है. ये लिखा था इन टर्म्स ऑफ मीटर और आपको पता है कि जब लैम्डा हमने इन टर्म्स ऑफ मीटर रखा था और हम उसको किस में रखना चाह रहे हैं, हम उसको रखना चाह रहे हैं एंगस्ट्रॉम में. तो आपको पता है मीटर और एंगस्ट्रॉम में क्या संबंध होता है. एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर्स के बराबर होता है. एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है. तो हमने कुछ नहीं किया, हमने 10 की पावर -10 से डिवाइड कर देना है और ये लैम्डा काय में आ जाएगा, ये लैम्डा काय में रखना है, फिर एंगस्ट्रॉम में रखना है, ऊपर रखना है 12420 n, ठीक है. तो डायरेक्टली आंसर हमारा आ जाएगा. ये मैंने क्यों किया मैं आपको बताता हूँ. ये मैंने इसलिए किया कि कई बार क्या होता है ना, सवाल ही डायरेक्ट देता हूँ, वो बोलेगा फाइंड आउट एनर्जी ऑफ अ फोटोन हैविंग लैम्डा बराबर 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला रखना है E बराबर n12420 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम. अब एक फोटोन की पता लगानी तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू 12420 डिवाइडेड बाई 2000, आंसर आ जाएगा. ऐसा नहीं है कि आंसर हम वैसे नहीं निकाल सकते थे, यदि ये फॉर्मूला नहीं लेते तो भी आंसर आ जाता. हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते, 10 की पावर -10 से डिवाइड कर देते ओरिजिनल फॉर्मूला ये वाला लिख करके, क्योंकि ये था मीटर में. तो 2000 एंगस्ट्रॉम की जगह तुम क्या लिखते, 2000 इंटू 10 की पावर -10, तो भी आपका आंसर आ जाता बेटा. इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? मैथ्स में मत जाओ उसके, क्योंकि इसके मैथ्स में कोई दम नहीं है. मैथ्स इसका कोई भी कर सकता है ना. 6 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आ जाए वो आंसर आ जाए. 3 टकले काट देंगे, इधर पॉइंट लगा देंगे, 6.21 आंसर इसका आ जाएगा. सो दिस इज 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी निकालनी थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन हमने काय में रखा था,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा था, तो ऑब्वियसली काय में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। आई होप सो मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पाया हूँ बेटा। आई होप सो मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से करूं क्या? इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी करता हूं, आप ध्यान से सुनना बस मेरे को, है ना। ये डायरेक्ट फार्मूला है, मतलब फार्मूला जो कैलकुलेट किया उससे डायरेक्ट सवाल आपका निकाल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। मैंने डायरेक्टली निकाल दिया, कुछ किया ही नहीं। एक होशियार बच्चा मुझसे बोलेगा सर ये सब मैं क्यों रटूं, मैं नहीं रटता ये सब। मैंने तो ये पढ़ लिया है कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा? ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया जो भी आया आपका। अब मान लो आंसर आपको किसी ने बोला है जूल में बताओ यार, तो क्या करेंगे? तो ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली तब आपको लगाना है जब आपसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी है और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया है, जो लास्ट फॉर्मूला आपने लगाया। कब लगाना है आपको बेटा? एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जब आपको उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। कब? अपना समय बचाने के लिए। ऐसा नहीं उस फॉर्मूले के बिना आप निकाल नहीं सकते थे, उस फॉर्मूले के बिना भी मैं आपको वही चीज निकाल के बता रहा हूँ, लेकिन वो फॉर्मूला थोड़ा डायरेक्ट है जो कि कई जगह काम आएगा। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी होगी और लैम्डा पूछ लेगा, है ना। इसी का एक रिवर्स सवाल क्या हो सकता है? इसी का एक रिवर्स सवाल हो सकता है, इफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन इमिटेड is 20 electron volt and lambda associated in terms of Armstrong। तो अब डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, क्योंकि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 124, कितना था बेटा 124, मैं तो भूल गया कितना निकाला था मैंने, कितना निकाला था 1242 टकलू डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला तभी आपको लगाना जब ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया, तो इस सवाल में डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। सो दिस विल कम आउट टू बी 12420 डिवाइडेड बाय 20। टकले ने मारा टकले को, आगे आप जानते हो 621 विल बी द आंसर इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। अब आप यदि ओरिजिनल क्वेश्चन पे कैलकुलेशन पे जाओ तो आपको याद आएगा E वाज इक्वल टू 1.98 इंटू 10 की पावर -25 n बाई लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा का में था इन टर्म्स ऑफ मीटर था। अब सोचो यदि वो इसको इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर लिखना चाहे तो किससे डिवाइड करेगा? जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप बताना किस चीज से डिवाइड करेगा यदि लैम्डा इन नैनोमीटर लिखना चाहे वो, तो ये n हो गया, फिर n इज नंबर ऑफ फोटोन। शाबाश, 10 की पावर -9 से डिवाइड करेगा लैम्डा। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? दिस विल बी इक्वल टू 1242, I suppose that 1242 या 1242 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आएगा ये, लेट मी कैलकुलेट दैट। 1.98 1.6। एक चीज डिवाइड करना मैं भूल गया था ना यहाँ पे बेटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो एक सेकेंड बच्चे, ये तो जूल जूल में था ना, ये तो पूरा जूल में था। तो जब इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आता तो मेरे को एक चीज से और डिवाइड करना था ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये काय में आ जाता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता, और ये बराबर किसके आता 1.98 एक्सप्रेशन -25 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सप्रेशन -19, 1.2375 1.2375
इंटू 10⁻⁻6 n बाई लेमडा। ये गणित तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 1.2375 1.98 से करें तो 1.2375 आता है। ओ, और मैंने कितना किया, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड रुकना बेटा, मैंने शायद 2 से किया था उसको। 2 एक्सप्रेशन -25, या मैंने एग्जैक्ट किया था, मैंने शायद एग्जैक्ट किया था। 6.626 एक्सप्रेशन -34 इंटू 3 एक्सप्रेशन 8 डिवाइड बाई 1.6 एक्सप्रेशन -19। ये कैलकुलेशन सही है। 1.242 1.242 ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन जिसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। तो खैर 1.242 इंटू 10⁻⁻6 n बाई लेमडा, और ये काय में आता था बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता था। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? मैं 2-2 बार 3-3 बार एक ही चीज को बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? देखो, E was equal to 1.98 into 10⁻⁻25 n by lambda, और ये जूल में था, इन टर्म्स ऑफ जूल था। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको कन्वर्ट करना था। तो दिस विल बी इन व्हाट, ये जो पूरा सवाल है ये काय में हो गया, ये काय में हो गया, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट है। अब लैम्डा काय में बेटा, यहाँ पे लैम्डा है इन मीटर्स है, लेकिन मैं लैम्डा को काय में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। सो E is equals to 1.242 into 10⁻⁻6 10⁻⁻9 lambda n is equal to how much, divided by 1 expression -9. This is 1242. This is 1242 n by lambda in nanometer, करेक्ट बेटा। तो टोटल फॉर्मूले कितने हो गए अब तक जो आपने देखे, टोटल फॉर्मूले कितने हो गए अब तक जो आपने देखे? मैं एक बार और बोर्ड पे सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, और आपका काम ये है कि आपको वो सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं आज के आज, यदि आपको परेशानियों से बचना है तो। फिर मैं आपको कई सवाल कराता हूँ इस पे, बिना कुछ रटे हुए, सिर्फ एक फॉर्मूले की मदद से, है ना। चलो इसको जल्दी से आप उतार लो, जल्दी से उतार लो। फिर मैं आपको एक बार और आज के सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ। परेशानी से बचना है कई प्रकार की, तो हमको ये फॉर्मूले याद कर लेने। अब सुनो यार, आज क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा एनर्जी बराबर, टोटल एनर्जी बराबर NHC बाई लैम्डा होता है। यदि H की वैल्यू में रखूं 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और C की वैल्यू रखूं 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा कर दूं, तो ये पूरा आंसर जो आएगा इन टर्म्स ऑफ जूल आएगा, which will be equal to 1.98, आगे भी लिखें तो 7 इंटू 10⁻⁻25 n बाई लैम्डा। और ये जो टोटल कैलकुलेशन है आपका, ये काय में है बेटा? जूल में है। ये टोटल कैलकुलेशन काय में आ रहा है आपका? जूल में आ रहा है ना। काय में आ रहा है बच्चों? जूल में आ रहा है ना। एनर्जी बराबर आपने लिख लिया। यहाँ पे जो आपको नहीं दिख रहा होगा,
एनर्जी बढ़, अब पूरा दिख रहा है शायद, है ना? एनर्जी बराबर NhC बाई लैम्डा बराबर, ठीक है ना बेटा? अब आप आगे बढ़े, ये काय में आया, जूल में आया। अब आप सोचो, छोटी छोटी कुछ बातें करता हूं मैं आपसे, यही कोई किलो जूल में लिखना चाह रहा है, तो जो चीज ग्राम में लिखी है आपको तो 1000 ग्राम है, तो किलो में लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं बेटा? यदि कोई चीज ग्राम में लिखी और आपको किलो में लिखनी है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। जैसे आप बोलोगे माँ मैं बाजार से 1000 ग्राम आम ले आया, तो माँ पूछेगी केजी कितने लाए, तो आप 1000 से डिवाइड करके बोल दोगे 1 केजी लाया। तो यदि यही चीज किलो जूल में लिखनी होती तो दैट विल बी 1.987 इंटू 10 की पावर -28 चमका n by lambda in terms of kilojule. Do you agree with me? Do you agree with me? बेटा सिंपल है, मैथमेटिक्स है, छोटा सा। मान लो यही चीज कोई कैलोरी में लिखना चाह रहा है, इसको कैलोरी में लिखना चाह रहा है, तो आप इसको यदि तो कैलोरी में लिखना चाहोगे तो कैलोरी और जूल में संबंध ये होता है, कैलोरी बड़ा होता है, जूल छोटा होता है, 4.2 से डिवाइड कर देंगे, और क्या है ना, 4.18 या 4.2 अप्रोक्सीमेटली 4.2 ले लेंगे, है ना? तो दैट विल बी 1.987 डिवाइडेड बाय 4.2 into 10 की पावर -28 n बाई लैम्डा इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी, ठीक है ना? और यदि ये सिर्फ कैलोरी में होगा तो -25 हो जाएगा। यदि इसको कैलोरी में करना है तो अपन को कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाय 4.2 इधर कर देना। बेटा कर लोगे ना ये सब चीज? जल्दी बोलो मेरे को यार, ये कन्वर्जन कर सकते हो ना? क्योंकि यही कन्वर्जन का खेल है पूरा, और कुछ नहीं। अच्छा, जब यही एनर्जी तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हो तो 1.987 इंटू 10 की पावर -25 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 n बाई लैम्डा, और ये एनर्जी का में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। चमका, चमका, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1.242 इंटू 10 की पावर -6 n बाई लैम्डा in terms of electron volt, where lambda is in meter। पर यही एनर्जी की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाती है 1242 टकलू n बाई लैम्डा, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है 1242 n बाई लैम्डा, where lambda is in nanometer and energy is in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या भाई याद कर सकते हो इतना? जो भी आज पढ़ा है वो पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है। Energy is emitted or absorbed in the form of the packets. Each packet energy is given by h nu or hc by lambda. Total energy is given by nhc by lambda. If you calculate that, तो ये सारे कैलकुलेशंस उस पे आते हैं। क्या हमारे सारे बच्चे इन सारे फॉर्मूलों में कंफर्टेबल हो गए? मैंने 2 से 3 बार आपको ये फॉर्मूले पढ़ाने की, रटाने की सब कोशिश कर ली है। थोड़ी सी मेहनत आपके काम पे भी बचती है। यदि आप ये सब कर लोगे तो ये हम आराम से इस जंग को जीत जाएंगे, है ना? चलो भाई जल्दी से कर लो, फिर मैं आपको कुछ इस पे सवाल कराऊंगा, फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कर लो बेटा। ठीक, ओके, चलो। तो यहां से एक बात तो हम समझ गए इन फॉर्मूलों से कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। So what we have understood till now is that energy is directly proportional to frequency and
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू lambda, that is wavelength. wavelength, ठीक है ना. सोर्स 1 लैम्डा बराबर 2000 एंगस्ट्रॉम, सोर्स 2 लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम. फाइंड रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज. रेशियो निकालना है तो इसका मतलब E1 बाई E2 निकालना है. E1 की वैल्यू एक ही एक फोटोन है ना. सोर्स 1 से फोटोन निकल रहा है 2000 एंगस्ट्रॉम का, वो क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन नहीं दिया मतलब एक मान लो. तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी Hc बाई लैम्डा 1 और E2 कितना हो जाएगा बेटा Hc बाई लैम्डा 2. Hc ने मारा Hc को, सो दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 जो कि कितना है 4000 बटे 2000. सो द रेशियो इज 2:1. आई होप सो सड़ा हुआ सवाल था, बिल्कुल सबको बन गया हो. हाँ ना बोलना पड़ेगा. फॉर्मूला सिंपल अप्लाई किया, एनर्जी का सवाल को निकाल दिया. किसी ने आपसे पूछ लिया फाइंड आउट एनर्जी इन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अ फोटोन ऑफ लैम्डा बराबर 2000 एंगस्ट्रॉम. अब पहला जूल में निकालना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है. जब जूल में निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है NhC बाई लैम्डा, वेयर n बराबर 1 क्योंकि एक ही फोटोन. Hc की वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं कितनी होती है 2 इंटू 10 की पावर -25 होती है, डिवाइडेड बाई लैम्डा इन मीटर्स, सो दैट विल बी 2000 इंटू 10 की पावर -10. बच्चे गलती ये करेंगे कि वो एमस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इधर तो लैम्डा काय में होता था बेटा, एनर्जी इन जूल होती थी और लैम्डा इन मीटर होता था. छोटी छोटी बातें हैं पर आती नहीं है तो कचरा हो जाएगा. तो मीटर में करोगे तो एमस्ट्रॉम को मीटर में करोगे तो क्या 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा. एमस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 2000 इंटू 10 की पावर -10 करना पड़ेगा, है ना बेटा. 2000 एमस्ट्रॉम बराबर, एमस्ट्रॉम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है मीटर से, तो जब उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट विल बिकम इक्वल टू 10 की पावर -13 ऊपर ले जाओ, ओ सॉरी 10 की पावर -7 ऊपर ले जाओ, -16 बचेगा और कितना बचेगा, नहीं -7 है ऊपर जाएगा तो 18 और 2 ने मारा 2 को. सबसे पहले 2 से 2 को काट दो, ये 1000 बचा. ये 10 की पावर -15 बचा, यदि ये ऊपर चला गया और बटे कितना हो गया 1000, तो 10 की पावर -12 जूल. आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दैट. और अप्रोक्सीमेट है ये, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट लिया अपन ने 2 इंटू 10 की पावर -25, नहीं तो 1.987 आता है. ठीक है ना. ये तो आया किसमें, जूल में आया. क्या सबको बात क्लियर है बेटा. अब मुझे एनर्जी निकालनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब चूंकि जूल में आ चुका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं. 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. शायद मैं आपको समझा पाया हूँ कि जब एनर्जी जूल में होती है, जब एनर्जी जूल 10 की पावर -18 होना चाहिए. यस सॉरी मुझसे गलती हुई, 10 की पावर -18 बोलते समय सही बोला था, लिखते समय गलत लिखा, -18 करेक्ट है. आई होप सो मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पाया. इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो आई राइट इट एज 10 इंटू 10 की पावर -19 लिख सकता हूँ. 10 की पावर -18 को 10 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19. ये इसको मार देगा, 1.6 से अपन डिवाइड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा.
आई होप सो मैं अपनी बातें आपको समझा पा रहा हूँ, आप मेरी बातें समझ पा रहे हो. दिस विल बिकम 100/16, दैट इज इक्वल टू 50/8, 25/4. जो आंसर आ जाए वो आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6.25 और समथिंग लाइक दिस. Whatever is the answer is the correct answer. I suppose that कि आप सब लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और आपको मैथमेटिक्स कुछ कुछ समझ में आ रहा है. आप इसमें कचरा नहीं करोगे जब आपको आएगा तो, है ना. जूल में निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लिया. बोलो बेटा. इसको करने का एक और तरीका था आपके पास, और वो तरीका क्या था? क्योंकि फॉर्मूले जिस दिन आपको अच्छे से रट जाएंगे, आप अल्टरनेट मेथड फट मैंने पहले जूल में निकाला, आप चाहते तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते थे अपने फॉर्मूले की मदद से. मैं सामने से हट जाता हूँ, आप पहले इसको उतार लो. आपके पास एक फॉर्मूला और था, और वो फॉर्मूला था 1240 12, जो भी फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करवाया था 1240 नहीं, 1240 नहीं, थोड़ा और बड़ा था, बीच में कुछ और भी था उसमें, जो भी फॉर्मूला लिखा था. हाँ, 12420, है ना. तो आप चाहते तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देते और उसको जूल में कन्वर्ट कर देते, तो भी आपका आंसर आ जाता. जैसे मैंने जूल में पहले पूछा तो आपने जूल वाला फॉर्मूला लगा दिया. आप इसी को क्या कर सकते थे, पहले आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते गिवन फॉर्मूले से और उसको जूल में कन्वर्ट कर देते. जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो बच्चों. मैंने तो आपको फॉर्मूले बता दिए. जब तक फॉर्मूले रट नहीं जाएंगे बहुत बहुत अच्छे से, तब तक आप कंफ्यूजन की स्टेट में बने रहोगे कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है. हर फॉर्मूला घूम फिर के एक ही आंसर पे आने वाला है. ठीक है. जैसे आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर आप ये कर सकते थे, आप पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते. मैंने आपको बोला था एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12420 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम. आई सपोज शायद यही बोला था ना. एन की वैल्यू तो 1 थी और लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितना था बेटा? 2000. तो 12420 डिवाइडेड बाई 2000, तो ये कितना आ जाता? इसको काटता तो ये आ जाता 621 इन टर्म्स ऑफ 6.21. नहीं, ये कितना था? 2000 था, तो 2000 से इसको काट देते तो ये इधर पॉइंट लग जाता और ये 3 कट जाता. सो दिस विल बी इक्वल टू 6.21. इससे कर रहे हैं तो 6.25 आ रहा है, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन है. इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक ही लाइन में आ गया. अब इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो जब तुम एनर्जी इन जूल कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो मल्टीप्लाई कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का. देखो यार, एनर्जी यदि जूल में दी है और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी है तो डिवाइड करो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है और जूल में कन्वर्ट करनी है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करो. बोलो बेटा. यार दो तरीके बता दिए. अब ये दो तरीके हो गए ना, ये दो तरीके समझ जाओ. अब इसमें तीसरा चौथा कुछ नहीं निकालना मेरे को. ठीक है ना. ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. ठीक है ना. चलो, आंसर अलग आ रहा है. एक बच्चा ये बोल रहा है भाई 6.25 और 6. एक में हमने अप्रोक्सीमेशन किया था, इसलिए जरा सा डोंट से मी दैट ये अलग है. Don't talk like a foolish person. 6.25, 6.21 are same. You know that we have done the approximation in one question at least. तो इतना अंतर आ सकता है. Don't waste your time in my time. चलो, मैं इसको मिटा रहा हूं और मैंने आपको दोनों तरीके से सवाल को करना बता दिया. यदि बेटा आप इस सवाल को सीख गए हो, तो यही चीजें बार बार अलग अलग जगह पे हमको लगानी है. सेवा तो समाप्त हो चुकी है सवाल वाली. अब इसी पे हम तरह तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, अपना समय खराब कर सकते हैं. चलो, कुछ सवाल और देख लेता हूं जो आपके मॉड्यूल में दिए हो गए.
जैसे बोलता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ, सिंपल सा सवाल है, लेमडा की वैल्यू दे रहा है, इन टर्म्स ऑफ मीटर, बोल रहा है लेमडा बराबर 5.862 इंटू 10 की पावर -16 मीटर, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन इन जूल्स। निकाल सकते हो बेटा, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, आपको क्या लगाना है, E बराबर NHc बाई लेमडा, फ्रीक्वेंसी दी होगी तो NHν लगाएंगे, n की वैल्यू 1 है क्योंकि फोटोन एक है, h की वैल्यू क्योंकि जूल में पूछा है तो h की वैल्यू क्या रखोगे 6.626 इंटू 10 की पावर -34, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई लेमडा इन टर्म्स ऑफ मीटर, अब तो मीटर में ही दिया है तो उसको आप कन्वर्ट तो करना नहीं पड़ेगा, सो 5.862 इंटू 10 की पावर -16, इसका गणित आपको पहले से याद है, इसका गणित आता है 2 इंटू 10 की पावर -25 अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाई 5.6 मतलब 6 मान लेता हूँ इंटू 10 की पावर -16 एनर्जी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली इन टर्म्स ऑफ जूल, करेक्ट है। अब फिर से आप बोल सकते हो सर ये आपका 6 कैसे आ गया, तो मैं आपको बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा, मैंने अप्रोक्सीमेशन कर लिया है, ठीक है ना, इससे इसको काट दूंगा 3 बार कट जाएगा, सो दिस विल कम 0.333 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 9 आई सपोज इन टर्म्स ऑफ जूल, E is equals to 3.33 into 10 की पावर -10 joules is equals to आंसर। मैथमेटिक्स में जाना नहीं चाहता, क्या आपको सबको समझ में आ गया क्वेश्चन, सरल था, घटिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, एनर्जी है ना, अब एमस्ट्रॉम में नहीं दिया था तो अपन ने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, अब तो मीटर में डायरेक्ट दिया था तो इसलिए डायरेक्ट कर दिया है ना बेटा। एक पूछ रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एमस्ट्रॉम, बोल रहा है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी of a photon of 4000 एमस्ट्रॉम, ठीक है ना, पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है और फिर एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो न्यू बराबर क्या होता है c बाई लेमडा, अब आप फॉर्मूला भूल जाओगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, c बराबर कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई लेमडा, और लेमडा कितना है 4000 एमस्ट्रॉम, लेकिन इधर तो मीटर में है तो 4000 इंटू 10 की पावर -10, ये सवाल कल करा चुका हूँ, ये एमस्ट्रॉम में दिया है क्योंकि इधर जब ये न्यू बराबर अपन लिखते हैं सी बाई लेमडा, तो यहाँ लेमडा हम काय में लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर लिखते हैं क्योंकि सी काय में लिखा है, मीटर पर सेकंड में लिखा है, तो एक ही यूनिट में लिखना पड़ेगा ना दोनों। बोलो मेरे भाई, तो बस अब ये सॉल्व हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर ले जाओ 10 की पावर 18 हो जाएगा, 3/1000 हो गया, तो 3/4 मतलब 0.75 इंटू 10 की पावर 18 में से 3 उड़ा दो तो कितना हो जाएगा 15, यदि मैंने गलत ना किया हो तो, बिकॉज ये 4000 था, ये 10 ये 8 है, और 4 टकले 3 टकले ये कट गए, 10 की बार 15 हो गया, 3/4.75 है, सो दैट कम्स आउट टू बी 7.5 इंटू 10 की पावर 14। आई होप सो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। दूसरा एनर्जी पूछा है, तो एनर्जी और क्या दिया है, लेमडा दिया है इन टर्म्स ऑफ एमस्ट्रॉम, यदि जूल में निकालना है तो आप जानते हो क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 10 की पावर -25 डिवाइडेड बाई लेमडा इन टर्म्स ऑफ मीटर 4000 इंटू 10 की पावर -10। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो पूछता मेरे भाई एनर्जी, तो ये एनर्जी किसमें थी, इन जूल थी, यदि वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता तो तुम यहाँ लिखते एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 12420 डिवाइडेड बाई 2000 4000 सॉरी डिवाइडेड बाई 4000। आई होप सो बेटा इतना समझ में आ गया होगा आपको, मैं एक ही चीज बार बार आपको समझाया जा रहा हूँ, और आई होप सो मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ और आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना।
हर मेहनती ध्यान से सुनने वाले बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जो ध्यान से नहीं सुन रहा है, दिक्कत कर रहा है, वहां पर तो बेटा दिक्कत होगी आपको, पर जो ध्यान से सुन रहा है उसको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो एक आध और सवाल देख लेते हैं। कोई सा घटिया टाइप के सवाल दिए जाते हैं बुक्स में, उनमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, फालतू के मैथमेटिकल जार्गन्स होते हैं, उठा उठा करके पूछते रहते हैं ना। चलो ये कर लेते हैं। तो मैं इसको मिटा दूं बेटा, चलो मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। टाइम अप हो गया यार, टाइम बहुत जल्दी हो जाता है खत्म। हाँ टाइम हो गया, सॉरी 2 मिनट मैंने आपके ज्यादा ले लिए। तो आज की कक्षा यहाँ पे समाप्त करते हैं बच्चों। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और खूब सारी पढ़ाई करते रहें। बाय बच्चों। होमवर्क में आपको, हाँ जिन बच्चों को वो है, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए रात को, है ना। आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बेटा। रात को देता हूँ टेस्ट में आपको 10 बजे।